बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पार्टिसिपेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 उसकी समरी देखेंगे। जैसे एक हमारी सीरीज़ चलती आ रही है और मैंने तमाम चैप्टर्स की ये एक वीडियो में या दो वीडियो में मैक्सिमम उसकी समरी को डिस्कस किया है। तो आज हमने चैप्टर 10 जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसकी समरी देखेंगे कि उसमें से मेन पॉइंट जिनसे कोई एमसीक्यूज बन सकते हैं या एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से कोई हम एमसीक्यूज टाइप एग्ज़ाम जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। तो उसके लिए ये हमारी एक रिवीजन हो जाएगी। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद भी इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। जी, तो चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये जैसा कि आप जानते हैं एक तरह की करंट से रिलेटेड केमिस्ट्री है और दो किस्म की एनर्जी हम यूज़ करते हैं आमतौर पे। जब हम केमिकल के हवाले से बात करते हैं तो हम कहते हैं जी एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी होती है केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और केमिकल के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी कहलाती है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम चेंज करते हैं और उसको स्टडी करते हैं, जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन, आम तौर पे ये जो इन दोनों की कन्वर्जन होती है एक दूसरे के अंदर, ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स का वर्ड ये दो उससे निकला है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ये दोनों जो हैं ये मजमूई तौर पे जहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है वहाँ ऑक्सीडेशन भी लाजमी होगी, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ रिडक्शन भी लाजमी होगी। तो इन दोनों को मजमूई तौर पर इनके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। वैसे तो हम इसके अंदर हम ये कहते हैं कि अगर हम रिडक्शन की बात करें तो हम कहते हैं जी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो तो वो रिडक्शन है। दूसरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिडक्शन है। और तीसरा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये तीन स्टेप जो हैं ये रिडक्शन है। अगर ये तीनों हो रहे हों या तीनों में से कोई भी हो तो वो रिडक्शन कहलाता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन बिल्कुल इसका उलट है। इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब इस चैप्टर के अंदर जो हमारा फोकस है वो इसके लिए है।
हम इलेक्ट्रॉन के लेवल पे बात करेंगे, चाहे उसकी एडिशन हो रही हो चाहे उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन के हवाले से। तो चूंकि आप देखें, अगर किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन करनी है, तो कोई ऐसी चीज़ होगी जो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रही होगी। तो जो चीज़ निकाल रही है, जो जिसमें से निकाल रही है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो निकाल रहा है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एक, और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको जिससे उसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो किसी की रिडक्शन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी की ऑक्सीडेशन करेगा। और ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, जिससे निकल रहे हैं उसकी तो ऑक्सीडेशन हो रही है, जब वो ले रहा है तो उसके अंदर ऐड हो रहे हैं, इसलिए उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। यही वजह है कि हम कहते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ चलते हैं, कि अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलने हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं ऐड भी होंगे, और अगर ऐड होंगे वो उसकी रिडक्शन, जिससे निकल रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो कहीं से तो निकले होंगे, जहाँ से निकले होंगे जो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसकी ऑक्सीडेशन, जिसमें ऐड हो रहे हैं उसकी रिडक्शन। लिहाजा जहाँ ऑक्सीडेशन वहाँ रिडक्शन, जहाँ रिडक्शन वहाँ ऑक्सीडेशन। इसीलिए इसको मजमूई तौर पर रिडॉक्स रिएक्शन कहा गया, कि रिडक्शन से RED इसका एक पार्ट ले लिया और ऑक्सीडेशन से OX ये ले लिया। अब इसका मतलब जहाँ भी रिडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही होगी, इसका मतलब वहाँ पे रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन जो है वो हो रही है। ये चंद बातें थी इसके हवाले से। कुछ पहले हमें चंद बातों का पहले पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स हैं इसके अंदर वो हमें पता होना चाहिए, फिर ही हम जो है वो आगे चलते हैं। एक होता है सेल। सेल एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर हम रिडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं, और इन रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से हम जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। आप ये कह लें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो चेंज होती है केमिकल एनर्जी में, और ये किसकी मदद से, रिडॉक्स रिएक्शंस। सेल वो कंटेनर है, ये भी आगे देखते हैं हम, दो किस्म का सेल होता है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो ये सेल कहलाता है। सेल आगे दो किस्म का होता है। पहला सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ये आगे डिटेल भी इन सब की आएगी। दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल, या वोल्टेक सेल भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सेल की दो टाइप्स हैं, और दोनों केसेस में होते रिडॉक्स रिएक्शन ही है।
अब यहाँ पे देखें मैंने रिवर्सिबल शो किया था कि ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, तो वो सेल है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, और गैल्वेनिक सेल होगा तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। इसके अलावा एक टर्म इसमें हम यूज़ करते हैं जी, इलेक्ट्रोड्स। ये भी आप इससे फेमिलियर होते हैं। ये क्या होता है, ये रॉड्स होते हैं या कोई स्प्रिंग हो सकता है, कोई भी मेटालिक इन नेचर होते हैं, और किसी भी सेल में से इलेक्ट्रॉन पास करने के लिए, करंट पास करने के लिए उसको करंट देंगे तो वो भी इनकी मदद से, और अगर उससे करंट निकालना है तो वो भी इनकी मदद से। इसकी शेप डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सेल, और उसका यूज़ हम कहाँ पे कर रहे हैं उसके लिहाज से इसकी शेप बदली जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, उसके अंदर से करंट निकालने के लिए या करंट देने के लिए जो एक सोर्स होता है जिससे करंट पास होना है, उनको वो इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। ये दो किस्म के होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, ठीक है। इसी लिहाज से ये कंसीडर किए जाते हैं, और इन सेल के अंदर भी हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में ये चार्ज होता है ये अपोजिट हो जाता है। एक तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये एनोड और कैथोड होते हैं। दूसरी चीज़ इससे नेक्स्ट जो है, जब हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। मसलन इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, वो हमें नज़र तो नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें तो हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को कि ये उसकी एडिशन या रिमूवल हो रहा है, तो उससे तो हमें आइडिया हो सकता है। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है तो उसका जो है इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो रहे हैं या निकल रहे हैं, तो उसका पता हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से चलता है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की रिएक्टेंट वाली साइड से प्रोडक्ट वाली साइड पे जाते हुए चेंज होगी है, तो इसका मतलब उसकी या ऑक्सीडेशन हुई होगी या रिडक्शन हुई होगी, ठीक है। अब होता क्या है, अगर तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही हो, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रही, मसलन 0 से 1 होगी, 1 से 2 होगी, 2 से 3 होगी प्लस में, तो उस केस में जो होता है ऑक्सीडेशन हो रही होती है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वाली साइड पे जा रही है, कम हो रही है। अब कम होने का मतलब ये भी हो सकता है कि 0 से -1 में चली जाए या 0 से -2 में चली जाए, और ये भी हो सकता है कि +7 से +5 पे आ जाए, +5 से +4 पे आ जाए, +4 से +3 पे आ जाए। तो जब कम हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, तो उस केस में वो रिडक्शन हो रही होती है। बिकॉज आप ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, पॉजिटिव की तरफ वैल्यू बढ़ती जाएगी। रिडक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो नेगेटिव चार्ज है वो उसमें इजाफा होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पहले है तो वो कम होना शुरू हो जाएगा, 0 तक कम होगा, उसके बाद
वो माइनस वाली साइड पे जा सकता है। ये हर रिएक्शन की अपनी नेचर पे डिपेंड करता है कि उसमें रिएक्टेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्रोडक्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, उस लिहाज से हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी रिडक्शन हुई है या ऑक्सीडेशन हुई है। सिंपली आपने सिर्फ ये देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही हो तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही हो तो रिडक्शन। ये चंद बातें थी जो शुरू में इसके इंट्रोडक्शन में आती हैं, मेजर टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए। मैंने आपको सेल का बता दिया। अब सबसे जो मुश्किल काम इसके अंदर होता है, जो जिससे क्वेश्चन भी बन सकता है, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना, ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगाना। इसके लिए चंद रूल्स दिए गए हैं, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड। एक तो आपने याद रखना है, चंद बातें हैं। हाइड्रोजन आमतौर पे +1 में होता है, लेकिन जो मेटल के साथ जब होगा तो ये -1 में होगा, क्योंकि ये हाइड्राइड बनाता है मेटल, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, तो इसलिए ये उस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। अदरवाइज ये ज़्यादातर जो है वो +1 में मिलता है। ऑक्सीजन -2 में मिलता है। नॉर्मल जितने भी उसके ऑक्साइड है, मोस्टली जो कंपाउंड है वो -2 वाले भी हैं। एक पर ऑक्साइड में भी मिलता है। पर ऑक्साइड में ये -1 में भी होता है। सुपर ऑक्साइड में जो है ये -1/2 में भी होता है। तो ये एक्सेप्शनल जो है वो कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। अल्कली मेटल्स की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल की 2 होती है। आम तौर पे ये होता है, आप ये कह सकते हैं कि ये उनके ग्रुप नंबर के इक्वल होती है। आमतौर पे जो पहले एलिमेंट ग्रुप 4 से पहले वाले, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आमतौर पे उनके ग्रुप नंबर के इक्वल होती है। लेकिन उससे जो बाद वाले होते हैं वो ग्रुप नंबर के बराबर भी हो सकती है, या ग्रुप नंबर से 8 में से ग्रुप नंबर माइनस कर दे। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जो वेकेंट पोजीशन इन देयर वैलेंस शेल, कि उनके आखिरी शेल में वेकेंट पोजीशन कितनी है। सपोज नाइट्रोजन है, उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए, वेकेंट पोजीशन 3 है, और उसका ग्रुप नंबर जो है वो 5 है, तो वो अपने ग्रुप नंबर के लिहाज से भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 5 भी शो करता है और 3 भी शो करता है। तो ये हर एक की उसके अंदर जो है वो नेचर पे डिपेंड करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फ्री स्टेट में कोई भी चीज़ होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। चाहे वो कोई कंपाउंड है स्टेबल, चाहे वो कोई एलिमेंट है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वैसे लिखे हुए हों, तो उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। अगर कोई कंपाउंड है, H2O है, ठीक है, CaCO3 है, सोडियम क्लोराइड है, कोई भी कंपाउंड, अगर ओवरऑल वो न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो ओवरऑल 0 होगी। उसके बाद ये हो सकता है कि उसके अंदर जितने एलिमेंट मौजूद हैं उनकी वो डिफरेंट होती है। जी, तो ये चंद बातें थी जिनके बारे में ये बताया गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं, उसके लिहाज से भी 1-2 रूल्स हैं, हम उनको देखते हैं। अब होता ये है कि जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे होते हैं, हमने सबसे पहले ये देखना है, एक तो कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट वो होती है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। जी, एक तो ये बात याद रखनी है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर वो न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसकी, चाहे वो रेडिकल भी है,
उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो तमाम एलिमेंट जो उसके अंदर मौजूद हैं सब की प्लस की जाए तो वो उस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर वो न्यूट्रल है तो वो ज़ीरो होगी। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये ज़ीरो होगी, तो इसका मतलब सब का सम ज़ीरो होता है न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर। अगर कोई आयनिक स्पीशीज़ है, फॉर आइन और रेडिकल जो भी हो, उसकी जो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो जो सम होता है इक्वल टू चार्ज ऑन चार्ज ऑफ आइन, ऐसे कह लो सम ऑफ all the elements present in that ion or radical, उन तमाम एलिमेंट्स का जो सम होगा उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसके इक्वल है। मसलन अब एग्जांपल ले लेते हैं जी, एक सल्फेट है SO4-2, तो अब सल्फ़र प्लस 4 ऑक्सीजन, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -2 होगी। इन दोनों का सम जो होगा वो -2 के इक्वल होगा। ठीक है, सल्फ़र इसमें +6 है, ऑक्सीजन जो है वो -2 होती है। आंसर आप निकालें तो -2 आ जाएगा। -8 + 6 इसको करेंगे तो इधर भी -2 आ जाएगा, लिहाजा -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एक तो इसमें ये देखना है। दूसरा, ये एक तरीका है जिसकी मदद से हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। कुछ का मैंने बता दिया, हैलोजेंस जो होते हैं वो भी -1 में होती हैं मोस्टली, ठीक है, लेकिन ये हर एक कंपाउंड के लिहाज से वेरी भी कर सकती हैं। अब किसी भी कंपाउंड के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल होती हैं उनकी डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो हमें निकालनी पड़ती है कि उस कंपाउंड के अंदर वो कितनी है। ठीक है, अब सपोज करते हैं, एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, उससे हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास KMnO4 है, पोटाशियम पर मैंगनेट। आप इसमें पोटाशियम की मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, तमाम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट का प्लस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो हम कहेंगे जी पोटाशियम की प्लस मैंगनीज की प्लस 4 ऑक्सीजन है, इनकी इक्वल टू 0 है। ये बात मैं बता चुका हूँ कि एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन तमाम की ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस किया जाए तो उस कंपाउंड का, चूँकि ये न्यूट्रल होगा तो वो 0 के बराबर है, और अगर उसके ऊपर कोई चार्ज होगा तो वो उस चार्ज के बराबर है। अब इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो ये हम 0 के बराबर कहते हैं। पोटाशियम +1 है, मैंगनीज हम निकालना चाहते हैं, ऑक्सीजन -2 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये आ जाएगा मैंगनीज -8 + 1, तो मैंगनीज कितना आएगा जी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अभी तक 0 ही है, मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर आएगी। तो ये एक एग्जांपल मैंने की है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करनी है। उसके बाद 2 चीज़ें, बैलेंसिंग इक्वेशंस को बैलेंस करना, इसके 2 तरीके बताए हुए हैं। ये वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। रिडॉक्स इक्वेशंस को आपने बैलेंस करना है, 2 तरीके हैं। एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सिंपली क्या करना है जी, हमने सबके जो है ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऊपर लिखनी है, फिर उसमें से आइडेंटिफाई करना होता है कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, रिडक्शन किसकी हुई है। ठीक है, वो एक उसमें ऑक्सीडेशन हो रही होगी, एक की रिडक्शन हो रही होगी। ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होंगे। हमने उन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। मसलन कहीं से ऑक्सीडेशन वाले स्टेप से निकल दो रहे हैं,
ऐड जो है वो 3 हो रहे हैं, तो हमने बैलेंस करना है। क्या करेंगे, 2 वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब टोटल उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और 3 इलेक्ट्रॉन जिसमें ऐड हो रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इस पार्ट को, तो वो जो होगा उसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होंगे, सॉरी। तो इसमें क्या होगा कि ऑक्सीडेशन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन को पहले हम बैलेंस करेंगे किसी भी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके, और फिर जो है ऑक्सीडेशन एक मेथड इसमें आपने याद रखना है कि एंड पे हम इंस्पेक्शन मेथड होता है, ये इसका एमसीक्यूज बनाया जा सकता है कि किस मेथड के ज़रिए बाकी जो है वो पार्ट को बैलेंस किया जाएगा। तो वो इंस्पेक्शन मेथड है, जिसके ज़रिए पहले तो आप इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे किसी भी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके, उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले स्टेप हैं उनको, ठीक है। उसके बाद आपने इंस्पेक्शन मेथड से उनको जो है वो बैलेंस करना है, जैसे वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि वो लगा के कोई भी नंबर आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इससे थोड़ा सा वो ज़्यादा टेक्निकल है। अगर इसमें 2 तरह के होते, एक तो रिएक्शन इसके अंदर भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, तो उसके अलग अलग, एक तो हाफ रिएक्शन अलग लिखने, पहले स्टेप में अलग अलग हाफ रिएक्शंस हमने मेंशन करने, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग हो जाएगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग हो जाएगा, वो दोनों मिल के वो एक पूरा रिएक्शन बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हमने देखना है कि ऑक्सीडेशन वाले से इलेक्ट्रॉन निकल कितने रहे हैं, फिर देखना है रिडक्शन वाले से इलेक्ट्रॉन ऐड कितने हो रहे हैं, उन दोनों को हमने बैलेंस करना है किसी भी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके। लेकिन उससे पहले ये ऐसे रिएक्शन होते हैं, इनके अंदर ऑक्सीजन वेरी कर सकता है कि कहीं रिएक्टेंट वाली साइड पे या प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, एक साइड पे ज़्यादा होगा, एक साइड पे कम होगा। अगर तो बैलेंस है तो उसको हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो उस केस में हमें ये 2 कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती हैं कि अगर ऑक्सीजन एक साइड पे ज़्यादा हो, एक साइड पे कम हो, उनको बैलेंस करने के लिए 2 तरह से हम करेंगे। हम पहले तो ये देखेंगे कि मीडिया कौन सा है, वो मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक मीडियम के अंदर हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो ऑक्सीजन मौजूद होंगे उनको कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने से जिस तरफ जितने ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे उसके अपोजिट साइड पे उतने वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे। जितने ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे, मसलन रिएक्टेंट वाली साइड पे 4 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 ऑक्सीजन हो, तो आप प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे। अब हर वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन है, तो 2 लगाने का मतलब 2 मज़ीद ऑक्सीजन आ जाएंगे। तो इट्स मीन उधर भी 4 ऑक्सीजन थे, इधर भी 4 हो गए, बैलेंस हो गए। लेकिन उसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि हाइड्रोजन आयन जो है वो बैलेंस नहीं रहते। तो हाइड्रोजन आयन हम उस तरफ लगाएंगे जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे। उसको बैलेंस करने के लिए जितने हाइड्रोजन आयन दूसरी साइड पे होंगे, वो हाइड्रोजन होंगे, उतने हाइड्रोजन आयन की शक्ल में हम लगा देंगे, और हाइड्रोजन आयन की शक्ल में वो यही शो कर रहा होता है कि ये मीडियम जो है वो एसिडिक है। दूसरा जो है इसका बेसिक मीडियम के लिए, इसमें आपने OH लगाने होते हैं, और इसमें OH लगाते हैं उसके ऑपोजिट साइड पे, लेकिन तादाद में डबल। जितने ऑक्सीजन का डिफरेंस है ना दोनों में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा है उससे दूसरी तरफ, वही 2 वाली एग्जांपल ही देख लें, अगर 2 ऑक्सीजन ज़्यादा है रिएक्टेंट वाली साइड पे, तो आप प्रोडक्ट वाली साइड पे जो है वो क्या करेंगे, उससे डबल हाइड्रो ऑक्साइड आयन लगाएंगे, OH। बेसिक मीडिया के लिए, फॉर बेसिक मीडियम हमने OH लगाने हैं, और OH लगाने हैं डबल।
ठीक है। और डबल इस तरह से लगाने हैं कि जिस तरफ कम ऑक्सीजन होंगे उस तरफ लगेगा। और फिर इसके चूंकि हमने डबल लगाए हैं, उसको बैलेंस करने के लिए इससे हाफ जो होंगे वो वाटर मॉलिक्यूल लगाएंगे उस तरफ जिस तरफ ऑक्सीजन पहले ही ज़्यादा थे। जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा थे उस तरफ वाटर लगाए, दूसरी तरफ हाइड्रोक्साइड आयन लगाए। एसिडिक मीडिया में जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा थे उससे दूसरी तरफ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल लगाने हैं और उसी की तरफ जो है वो हाइड्रोजन आयन लगाने हैं। तो इस तरह से हम इनको बैलेंस करते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं अलग अलग हाफ रिएक्शन करके। और फिर एंड पे क्या होता है कि उन दोनों हाफ रिएक्शंस को प्लस कर देते हैं, जिससे ओवरऑल जो है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप थोड़ा सा बुक से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे होता है। इसके बाद है जी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है। एक्चुअली जब हम करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोड की मदद से तो उसके अंदर, सेल के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, खुद से ना होने वाले रिएक्शन होते हैं। जब हम उसको करंट देते हैं तो वो उसको क्या करेगा, करंट उसमें से पास होगा। इसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। अब कोई भी आपके पास सेल होता है, जब अब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर आपके पास इस तरह से दो रॉड हैं। एक रॉड जो है उसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसको कैथोड बोल रहे हैं और इसको एनोड बोलते हैं। इसके अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है जो आयोनाइज होता है, उसमें से करंट पास कर सकते हैं। ठीक है, वो मटेरियल हमने यहाँ लेना है। इसके अंदर पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन होंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही हम इसमें से करंट पास करेंगे, करंट छोड़ेंगे, तो ये आयन फ्लो करना शुरू हो जाएंगे अपोजिट चार्ज की तरफ, और वहाँ पे जाके रिएक्शन होंगे जो एनोड पे पहुँचेंगे। एट एनोड क्या होगा, नेगेटिव आयन उसकी तरफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव एनोड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो वहाँ जाके ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया, लूज़ करने की जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ था वो इलेक्ट्रॉन ही निकल गया, तो वो दोबारा न्यूट्रल हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को देखें तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई। तो वही जो बात शुरू में मैंने आपको बताई थी कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। इसी तरह से एट कैथोड क्या होगा, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। चूंकि ये डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर ये न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल हो जाएगा, या उसका आप ये कह सकते हैं कि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कम हो जाएगी। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम हो रही है। तो ये एक रिडक्शन प्रोसेस होगा। तमाम के तमाम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में यही काम होता है। इलेक्ट्रोलिसिस इसी को बोलते हैं कि इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को हम विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये करवाते हैं और उससे डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो हासिल होते हैं। अब जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा हासिल होगा, ये हर रिएक्शन की अपनी नेचर पर डिपेंड करता है। मसलन अगर आप इसके अंदर मोल्टन सोडियम क्लोराइड ले लेते तो इस तरफ सोडियम जो का पॉजिटिव चार्ज है वो जाके सोडियम मेटल बन जाएगा, और क्लोराइड आयन जो है नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे जाके वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्लोरीन गैस बनाएगा।
तो ये हर एक जैसा आप उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसके लिहाज से ये इसके रिएक्शन जो होंगे वो चेंज होते जाएंगे। एक्वस सोल्यूशन के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है कि उसमें खुद वाटर बार दफ़ा इन्वॉल्व होता है। वाटर का जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो जाके इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और उससे हाइड्रोजन जो है वो गैस बन सकती है। ये एक डिफरेंट है। वाटर खुद उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक में हिस्सा ले सकता है इन एक्वस सोल्यूशन। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक है। मुख्तलिफ वे में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं। कुछ एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम होता है, कुछ इम्प्योर कॉपर को प्योर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। कमर्शियल लेवल पर हम सोडियम मेटल को प्रिपेयर इससे किया जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग, कास्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग इससे करते हैं। तो तमाम के अंदर ये बेसिक जो चीज़ है वो इलेक्ट्रोलिसिस ही है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है। हमको वो इलेक्ट्रोलाइट उस नेचर का लेके उसमें से करंट पास कर रहे होते हैं और उससे ये हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट हासिल हो रहे होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, एक वोल्टिक सेल होता है, वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल। अब वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल में क्या फ़र्क है इसमें और इसमें? मैंने शुरू में बताया है कि इसमें करंट को यूज़ किया जाता है, करंट दिया जाता है, फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। लेकिन गैल्वेनिक सेल के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट या ये जो रॉड होते हैं वो इस किस्म के लेते हैं कि इनके अंदर जो वो मटेरियल होगा ये इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे। स्पॉन्टेनियस होने का मतलब ये है कि ये खुद से रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद मसलन इसमें ये जो एनोड होगा, एनोड के ऊपर क्या होगा कि इसके एटम, रॉड के एटम, वो जो एटम होगा रॉड के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बन जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाएगा रॉड के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और वो इलेक्ट्रॉन इधर ही छोड़ गया, जैसे ही वो आयन बना वो इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरह से जो ये वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर भी फर्दर इसी तरह से रिएक्शन होगा कि इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। यही वजह है कि हम कैथोड जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये चार्ज जो है कैथोड पे नेगेटिव, एनोड पे पॉजिटिव, लेकिन वोल्टिक सेल के अंदर एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव होता है और फर्दर इसके अंदर जो है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। ये रिएक्शन खुद से होने हैं और उनसे करंट पैदा होना है कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन को हम एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू चलाते हैं। जब ये फ्लो कर रहे होते हैं तो इसी को हम करंट बोलते हैं। इसको रास्ते में हम यूज़ कर लेते हैं मुख्तलिफ अपने वो लाइट के लिए या जो भी हम इसका यूज़ करना चाहते हैं। अब इसके लिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये दोनों, ये हाफ सेल और ये हाफ सेल, जिसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है और एक में रिडक्शन हो रही होती है, ये सेम भी हो सकते हैं। जैसे ये हमारी लेड स्टोरेज बैटरी होती है कि अगर सेम इलेक्ट्रोलाइट भी यूज़ किया जा सकता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक इसने जो एग्जाम्पल बुक के अंदर दी हुई है वो ये है कि आप इसको जो है वो ऐसे कर लें कि ये कॉपर का, कॉपर सल्फेट में कॉपर से बना हुआ, और ये जिंक का, और इसके नीचे जो है रेडिकल वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जिंक सल्फेट है। अब इनमें ये कनेक्शन नहीं होता ऐसे डायरेक्ट, बल्कि एक एक्सटर्नल सोर्स यूज़ किया जाता है उनके लिए। ये एक्सटर्नल सोर्स कह लें या दरमियान में कोई उनकी सेपरेशन कह लें, ये पोटाशियम क्लोराइड वगैरह इसके लिए यूज़ होते हैं। इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। इस साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन टू हाफ सेल्स इसको रोकते हैं ताकि करंट चलता रहे। अब देखें ना, इसके अंदर क्या होगा
कि इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आइन आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनता जाएगा। अब जैसे ही इस कंटेनर के अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा तो ये दोबारा इससे मिल के उसको न्यूट्रल कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेंगे। लिहाजा क्या होता है कि इसके जो पॉजिटिव चार्ज होता है इकट्ठा हो रहा है उसको अलग से न्यूट्रल किया जाता है। इसी तरह इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा तो ये नेगेटिव चार्ज को फ्लो करवाया जाता है इधर से इधर। अब होता ही है कि इधर नेगेटिव चार्ज बन रहा था वो निकाल ले तो ज़ाहिर है वो कम रहेगा, फिर फ्लो चलता रहेगा। और इधर आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ नेगेटिव चार्ज भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है ये न्यूट्रल ही रहेगा और ये एक्सटर्नल फ्लो जो है वो करंट का चलता रहेगा। तो ये साल्ट ब्रिज है, इसका फंक्शन है, ये मुख्तलिफ मटीरियल इसके लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं वो कि ये हम कैसे पता लगाएंगे कि ये वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ले रहा है, इधर ऑक्सीडेशन हो रही है, इधर रिडक्शन हो रही है, ये चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? तो ये हर एलिमेंट की एक नेचर होती है कि जब हम उसको एज ए इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करें तो उस केस में उसके अंदर क्या उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की, इस जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और इसको हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर इसमें किसी भी हवाले से आपको कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू जी।